तो पार्ट 1 में मैंने बोला था कि थर्मल पावर प्लांट जो है पार्ट 2 में करेंगे। तो आ जाते हैं थर्मल पावर प्लांट पे। लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल आर बर्नड एवरी डे इन पावर स्टेशन टू हीट अप द वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम्स विच फर्दर रन्स द टर्बाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। है ना, हमारा मेन काम जो है टर्बाइन को रोटेट करना है, बाकी की एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना डायनामो का काम है। ठीक है, तो क्या होता है, फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं और उससे क्या होता है, उनको जलाने से हीट जनरेट होती है और वो भाप कहते हैं ना पानी की, उसको प्रोड्यूस करती है। और आपको पता है कि वाटर अगर वेपर फॉर्म में है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, तो उस काइनेटिक एनर्जी का यूज़ होता है टरबाइन को रोटेट करने में और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। तो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ मोर एफिशिएंट देन ट्रांसपोर्टिंग कोल एंड पेट्रोलियम ओवर द सेम डिस्टेंस। है ना, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करें वो ज़्यादा आसान है कोल पेट्रोलियम से। देयरफॉर मैनी थर्मल पावर प्लांट आर सेटअप नियर अ कोल और ऑयल फील्ड। अब आप कोयला इतना सारा ट्रकों में भर के ले जा रहे हो, इसलिए उन्होंने क्या करा कि जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको कोयले की खदान के साथ में लगा दिया, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बच जाए। द टर्म थर्मल पावर प्लांट इज़ यूज सिंस फ्यूल इज़ बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी। है ना, फ्यूल का, ईंधन का यूज़ हो रहा है हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए प्लांट का नाम रखा है थर्मल पावर प्लांट, जिसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करा जा रहा है। हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता होगा बताओ? हाइड्रो मीन्स पानी, है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके बनता है। तो एक ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो फ्लो ऑफ वाटर है, पानी का बहाव है, तो इससे भी टरबाइन रोटेट होता है। तो हाइड्रो पावर प्लांट क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जो ऊपर से पानी गिर रहा है ना, नीचे आ रहा है, उस गिरते हुए पानी का इस्तेमाल करते हैं टरबाइन को रोटेट करने में। है ना, सिंस देयर आर फ्यू वाटरफॉल्स विच कुड बी यूज एज अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो डैम्स में एसोसिएट कर दिए गए हैं। होता क्या है कि अगर आपको बोला जाए कि पानी जहाँ बहुत तेज़ी से गिर रहा है वहाँ पे डैम बनाओ, मतलब वहाँ पे टरबाइन घुमाओ, तो ऐसी बहुत कम जगह हैं, तो आर्टिफिशियली बनाने की कोशिश करी है। मतलब एक जगह पे पानी के बहाव को इकट्ठा कर लिया जाता है, मतलब पानी को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, है ना, और अचानक से छोड़ा जाता है, फिर बहुत तेज़ मात्रा में पानी गिरता है नीचे। इसलिए अगर आपने टिहरी डैम का नाम सुना होगा, या फिर ऐसे डैम जो बहुत ज़्यादा ही पानी इकट्ठा कर दिए और हम हटा, मतलब क्या होता है इसमें, एक टाइम तक पानी को इकट्ठा करा जाता है फिर हटा दिया जाता है कि सारा पानी नीचे आ जाए, तो वो हटाने में टाइम हो गया और इतना ओवरफ्लो हुआ पानी का कि पूरा शहर जो है वो, जो आसपास था वो फ्लडेड हो गया। है ना, घर वर सब वो हो गए, तो डूब गए मतलब। तो कुछ नुकसान भी हैं, बहुत नुकसान है, वाइल्ड लाइफ को बहुत खतरा होता है। वी कैन सी फ्रॉम द फिगर अ क्वार्टर ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायर्ड इन एनर्जी इन इंडिया इज़ मेड बाय हाइड्रो पावर। है ना, तो हाइड्रो पावर से भी क्वार्टर ऑफ एनर्जी, फिगर कौन सी है, 14.1, हाँ, तो 14.1 में कुछ एक क्वार्टर यानी 1/4 ऑफ एनर्जी जो है हाइड्रो पावर से आती है। तो इन ऑर्डर टू in order to produce hydel electricity, high rising dams are constructed on a river to obstruct the flow of water and thereby collecting water in large reservoir। ठीक है, ये कहानी मैंने आपको बता दी है। हाँ, तो वाटर को इकट्ठा करा जाता है, फिर काइनेटिक एनर्जी दी मिल जाती है उनको, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है पोटेंशियल एनर्जी से, और वाटर जब गिरता है तो फिर टरबाइन मूव करता है। तो ये कुछ ऐसा केस होता है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिजर्वायर रखा गया और गेट लगाए गए, पानी यहाँ से गया तो टरबाइन मूव हुआ, जिससे पावर जनरेट हो गई। और ये पावर जाती है पावर लाइन तक और बाकी पानी रिवर में जाता है। इससे वाइल्ड लाइफ को काफ़ी नुकसान होता है, ठीक है, जो हमारी पानी के अंदर है। सिंस वाटर इन रिजर्वायर वुड रिफिल्ड ईच टाइम इट
rains, we would not have to worry about the hydroelectric sources, है ना. पानी तो आ ही जाता है तो हमें सोर्सेज की चिंता नहीं है, मगर इतने बड़े डैम बनाने में दिक्कत आती है. ठीक है, ऐसा ऐसा पावर हाउस बना पाना इतना में ही बड़ी दिक्कत है ना. मान लो पानी का ज़्यादा बहाव हो गया तो टूट जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा. तो लार्ज एरिया ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड ह्यूमन हैबिटेट आर टू बी सेक्रीफाइस एज दी गेट सबमर्ज्ड. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया डूब जाते हैं आसपास के एरिया. लार्ज इकोसिस्टम आर डिस्ट्रॉयड व्हेन सबमर्ज्ड अंडर वाटर इन डैम्स. इकोसिस्टम भी गए, वेजिटेशन भी गई एनारोबिक कंडीशन में एंड गिव राइज टू लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन विच इज़ ग्रीन हाउस गैस. ठीक है, तो अगेन मीथेन जनरेट हो रही है, ग्रीन हाउस गैस. कोल के भी बर्न होने से कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ग्रीन हाउस गैस. तो इट क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ सेटिस्फैक्ट्री रिहेबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल, है ना. अब क्या होता है, जो डैम के आसपास के घर होते थे उनको अब कहीं और सेटल होना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो डैम बनने जा रहा है, जीवन को खतरा है. तो अब क्या करें, तो उनको कहीं और ट्रांसफ़र माइग्रेट कर देते हैं, रिहेबिलिटेट कर देते हैं. माइग्रेट तो खुद से होता है, यहाँ सरकार करवाती है कुछ और. जैसे अपोजिशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ टीरी डैम ऑन द रिवर गंगा एंड सरदार सरोवर प्रोजेक्ट ऑन द नर्मदा आर ड्यू टू सच प्रॉब्लम्स, है ना. कौन चाहेगा अपने घर से बेदखल होना, और सरकार का कोई फ़र्ज़ नहीं बनता उनको एक खुद की ज़मीन देने का जो वहाँ वहाँ पे उनकी पहले से थी, है ना. इम्प्रूविंग द टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल यूज़ ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो अब जो तरीके हैं हमारे थर्मल और हाइड्रो वाले, इनको इम्प्रूवमेंट की बात आ जाती है. बायोमास, वी मेंशन अर्लियर दैट वुड हैज़ बीन यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर लॉन्ग टाइम, है ना. लकड़ी का इस्तेमाल तो फ्यूल के रूप में बहुत पहले से होता है. टू इंश्योर दैट इनफ ट्रीज आर प्लांटेड, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फायरवुड कैन बी एश्योर्ड. ट्री प्लांटेशन होना चाहिए. यू मस्ट हैव फेमिलियर विद द यूज़ ऑफ काउ डंग केक एज फ्यूल, है ना. गाय का गोबर को फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं. गिविंग द लार्ज लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया, इट कैन ऑल्सो एश्योर अस द स्टडी सोर्स ऑफ शेड्यूल फ्यूल. सिंस दीज फ्यूल्स आर प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट, द सोर्स ऑफ फ्यूल इज सेड टू बी बायोमास. ठीक है, कैटल जो है, गाय जो हैं वो बहुत सारी हैं देश में, तो ये कांस्टेंट सोर्स हो सकता है, और साथ में ये ऑर्गेनिक है ना. एक प्लांट एनिमल का प्रोडक्ट है, इसलिए इसको बायोमास बोला जाता है. These fuels, however, do not produce much heat on burning and lot of smoke is given out when they burned. तो थोड़ा खामियां भी है इसमें. अब तुम गोबर जलाते हो तो पता होगा कितना धुआं आता है, और हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होती. Therefore, technologies improving the efficiency of this fuel are necessary. एंड एफिशिएंसी बेकार होती है इनकी, तो टेक्नोलॉजीज का यूज़ करना पड़ेगा. When wood is burned in limited supply of oxygen, water and volatile material present in it get removed and charcoal is left behind. ठीक है, तुम कोयला देखते हो, कोयला क्या होता है, चारकोल होता है. जब तुम लकड़ी को जला देते हो कम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो पानी और बाकी चीज़ें क्या होती हैं, उड़ जाती हैं, चारकोल बचता है. तो चारकोल बिना फ्लेम के जलता है, इज़ कंपैरेटिवली स्मोकलेस. तुम देखते हो अगर आयरन होती है जो प्रेस होती है, इलेक्ट्रिसिटी वाली नहीं जिसमें चारकोल डलता है वो वाली, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ अंगार से जलती है, धुआं तो नहीं निकलता है ना, कम निकलता है, ऐसे कह सकते हैं. सिमिलरली काउ डंग, वेरियस प्लांट मटेरियल लाइक रेजिड्यू आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप, वेजिटेबल वेस्ट एंड सीवेज आर डिस्पोज्ड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव बायोमास गैस, है ना. सिंस द स्टार्टिंग मटेरियल इज मेनली काउ डंग, इट इज़ पॉपुलरली नोन एज गोबर गैस. तो काउ डंग होता है इसलिए हम उसको बायोगैस को गोबर गैस भी कहते हैं. बायोगैस इज प्रोड्यूस इन अ प्लांट लाइक दिस. तो ये होता है हमारा बायोगैस प्लांट. ठीक है, देख सकते हो कि क्या हुआ यहाँ पे, स्लरी डाला गया है, जो बेकार की चीज़ें हैं, है ना, वो सॉइल में गई. टैंक गैस आउटलेट, सॉइल है, मेन्योर है, फर्टिलाइज़र के रूप में भी काम आता है. ठीक है, अभी बताते हैं क्या लिखा है इसमें. तो द प्लांट हैज़ अ डोम लाइक स्ट्रक्चर बिल्ट बाय ब्रिक्स, है ना. तो ईंटों से बनता है डोम लाइक स्ट्रक्चर. स्लरी ऑफ काउ डंग एंड वाटर इज मेड इन द मिक्सचर टैंक फॉर वेयर इट इज़ फेड इन टू द डाइजेस्टर. तो क्या होता है, पानी या गाउ डंग इन सबको डाल दिया जाता है स्लरी में, है ना.
वहाँ पे जाके ये डाइजेस्टर में जाता है, और डाइजेस्टर इज़ अ सील्ड चैम्बर इन विच देर इज़ नो ऑक्सीजन। तो डाइजेस्टर में कोई ऑक्सीजन नहीं है। तो एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन डिकम्पोज एंड ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफ काउ डंग स्लरी। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया वगैरह जिनको एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, वो क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, और कुछ दिन लगते हैं ये होने में, और मीथेन गैस को प्रोड्यूस होने में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस होने में, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो बायोगैस इज स्टोर्ड इन द गैस टैंक above the digester from which stored in the gas tank above the digester from which they are drawn through पाइप फॉर यूज़। तो देखो पाइप है ना, गैस टैंक है, वहाँ पाइप भी लगा है, तो वहाँ से यूज़ में आती है। बायोगैस इज़ एन एक्सीलेंट। देखो ये गैस का क्या इस्तेमाल, ये जलती फास्ट है ना। जैसे अगर तुम घर पे सिलेंडर में भी तो गैस भरी होती है, तो वैसे ही ये बायोगैस होती है। तो एक एक्सीलेंट फ्यूल है जिसमें 75% मीथेन होता है, जो कि बिना स्मोक के जलता है। खास बात, ठीक है, धुआं नहीं प्रोड्यूस करता, कोई ऐश वगैरह भी नहीं होती। चारकोल एंड कोल बर्निंग, इट्स हीटिंग कैपेसिटी इज़ हाई। बायोगैस इज़ ऑल्सो यूज फॉर लाइटनिंग के काम भी आता है। स्लरी लेफ्ट बिहाइंड इज रिमूव पीरियडिकली एंड यूज फॉर एक्सीलेंट मैन्योर, है ना, मैन्योर के रूप में स्लरी काम आता है, खाद के रूप में। रिच इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, जिससे हमारी फसलें भी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो लार्ज स्केल यूटिलाइजेशन ऑफ बायो वेस्ट एंड सीवेज मटेरियल प्रोवाइड अ सेफ एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सप्लाइंग एनर्जी एंड मैन्योर। डू यू थिंक द बायोमास इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? देखो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं इसको, क्योंकि रिन्यू हो सकता है ना। जहाँ पे कितने सारे नुकसान होते थे, बायोमास जो है हमारे लिए कितने फ़ायदे लाए है। देखो काउ डंग जो होगा वो प्रोड्यूस तो होगा ही, और उससे अगर हम कुछ कर पा रहे हैं, है ना, तो अलग ही बात है। अभी स्टार्टअप कहते हैं ना जिसे, एक स्टार्टअप होते हैं जिसमें नए नए आइडियाज़ का यूज़ होता है। तो पुरानी जो भी चीज़ें होती हैं या फिर कोई भी वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके यूज़फुल मटेरियल बनाना होता है, ठीक है। जैसे हम मंदिरों में क्या करते हैं, फूल चढ़ाते हैं भगवान को, तो वो फूल वेस्ट हो जाते हैं। अब वो वेस्ट बेकार फूल का यूज़ करके, हेलीकॉप्टर आ गया यार, थोड़ा रुकना। तो ऐसे बेकार फूल का यूज़ करके कि, किसी ने अगरबत्तियाँ बनानी शुरू कर दी, तो एक टाइप का स्टार्टअप नहीं हो गया अच्छा तरीका। क्योंकि जो बेकार की चीज़ें हो जाती हैं, जैसे काउडंग है, उससे बायोमास बनाना बहुत अच्छी चीज़ है, विंड एनर्जी का यूज़ करके। तो क्या होता है, क्लास 9th में हमने देखा था, अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड मास एंड वाटर बॉडीज ऑफ सोलर रेडिएशन जनरेट एयर मूवमेंट, है ना, जो कि विंड ब्लो होती है जिसकी वजह से, ठीक है, एयर क्यों मूव होती है, क्योंकि लैंड मास की अनइक्वल हीटिंग है, और वाटर बॉडीज़ की भी सोलर रेडिएशन जनरेट होती हैं। और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड जो है उसका यूज़ करा जा सकता है मैकेनिकल वर्क करवाने के लिए, है ना। तो वाटर लिफ्टिंग पम्प, द रोटेटरी मोशन ऑफ विंड मिल इज़ यूटिलाइज फॉर टू लिफ्ट वाटर एज वेल। तो वाटर को भी लिफ्ट करा जा सकता है। टुडे विंड एनर्जी इज ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, एसेंशियली कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर सिमिलर टू लार्ज इलेक्ट्रिक फैन। और आप जैसे राइट साइड में फिगर देख भी सकते हो, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी द रोटेटरी मोशन ऑफ द विंड मिल इज़ यूज टू टर्न द टर्बाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर, है ना। टर्बाइन को रोटेट करता है, और आउटपुट ऑफ सिंगल विंड मिल इज़ क्वाइट स्मॉल एंड कैन नॉट बी यूज फॉर कमर्शियल पर्पज। तो इसलिए बहुत सारे विंड मिल लगाने पड़ते हैं एक ही जगह पे, क्योंकि एक विंड मिल से कुछ नहीं होगा। तो विंड एनर्जी फार्म कहते हैं उस जगह को जहाँ पे बहुत सारे लगते हैं कमर्शियल स्केल पे,
ठीक है, तो डेनमार्क जो है वो कंट्री ऑफ विंड है। 25% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वहीं से जनरेट होती है, विंड मिल से। तो इन टर्म्स ऑफ टोटल आउटपुट जर्मनी इज़ द लीडर, वाइल इंडिया रैंक 5th इन हार्नेसिंग विंड एनर्जी। तो 5वें नंबर पे हमारा देश है, और इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 45,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर हैज़ जनरेटेड इन इंडिया। विंड पोटेंशियल इज़ फुली एक्सप्लॉयटेड, है ना। तो लार्ज विंड एनर्जी फार्म हैज़ बीन established नियर कन्याकुमारी इन तमिलनाडु एंड जनरेटेड 380 मेगावाट ऑफ एनर्जी, है ना। तो हमारा हाईएस्ट जो था वो 45,000 मेगावाट हो सकता है अगर हमारे विंड एनर्जी को पूरा ही यूज़ कर दिया जाए, मतलब विंड पावर को पूरा ही यूज़ करने पे ऐसा होगा। तो विंड एनर्जी जो है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है, रिन्यूएबल भी है, और इट रिक्वायर्स नो रिकरिंग एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी का भी खर्चा नहीं, बट देयर आर मैनी लिमिटेशन, है ना। फर्स्टली विंड एनर्जी फार्म कैन बी इस्टेब्लिश ओनली इन दोज प्लेसेस वेयर विंड ब्लोज फॉर ग्रेटर पार्ट ऑफ द ईयर, है ना। विंड मिल कहाँ लगाएंगे, जहाँ पे साल में ज़्यादातर बहुत तेज़ हवाएं चलती होंगी। द विंड स्पीड शुड बी ऑल्सो हायर देन 15 किलोमीटर पर आवर, ये भी कंडीशन है कि तभी तो टरबाइन घूमेगा। एंड देयर शुड बी सम बैक अप फैसिलिटी लाइक स्टोरेज सेल टू टेक केयर ऑफ एनर्जी नीड ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन देयर इज़ नो विंड। तो एनर्जी जब विंड नहीं चलेगी तो एनर्जी कहाँ से आएगी, वो भी चाहिए हमें, स्टोरेज सेल चाहिए। ठीक है, जैसे हमारा वो होता है पावर बैंक होता है ना, चार्जिंग के लिए, वैसे स्टोरेज सेल। तो establishment of wind energy farm require large area. 1 megawatt जनरेटर फार्म नीड अबाउट 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड, है ना। तो अब ज़मीन की भी दिक्कत है, यहाँ लोगों को रहने के लिए नहीं हो रहा है। तो मोर ओवर सिंस द टावर एंड ब्लेड्स आर एक्सपोज टू द वेरिएशन ऑफ नेचर लाइक रेन, सनस्टॉर्म, साइक्लोन, दे नीड हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस। तो ब्लेड जो हैं वो खास ब्लेड होंगे जिसका विंड मिल घूमेगा, तो उनको रिन्यू करवाना, अगर ख़राब हो गए, टूट गए, बारिश आई, तूफ़ान आगे उड़ गए, है ना, उन सब से बचाना, तो खर्चा है अलग। और अल्टरनेटिव और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आ जाते हैं। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, तो मशीन का काम बढ़ रहा है ना। तो हमारी डिमांड बढ़ रही है एनर्जी की भी, तो मोर सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होंगे, और एफिशिएंसी उनकी ज़्यादा होनी चाहिए, न्यू सोर्स होने चाहिए। So any new source of energy who seeks to exploit would need specific device. तो हम देखेंगे कुछ लेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी को, ठीक है। सम पीपल से दैट इफ़ वी लिविंग एज अवर एंसेस्टर दिस वुड कंजर्व एनर्जी एंड अवर इकोसिस्टम। हाँ, अगर हम अपने, कुछ लोग कहते हैं अगर हम आदिवासियों की तरह रहें, मतलब अपने पुराने समय की तरह रहें, तो हम एनर्जी और इकोसिस्टम दोनों को बचा सकते हैं। तो क्या ये तरीका सही है भाई? देखो, सोलर एनर्जी जो मैं आपको शुरुआत में बताया था पार्ट 1 में भी, कि सन हैज़ बीन रेडिएटिंग इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना, एट द प्रेजेंट रेट फॉर नियरली 5 बिलियन साल से हमें एनर्जी दे रहा है, और बहुत रेडिएशन दे रहा है, रेडिएटिंग एट दैट रेट फॉर अबाउट 5 बिलियन साल से, है ना। ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ सोलर एनर्जी रीचेज आउट लेयर ऑफ अर्थ एटमोसफेयर, और अर्थ के एटमोसफेयर में भी अंदर घुस पाते हैं बहुत कम पोर्शन ऑफ एनर्जी। तो नियरली हाफ ऑफ इट इज़ एब्जॉर्ब वाइल पासिंग थ्रू द एटमोसफेयर एंड धरती पे पहुंचती है। तो देखो, कुछ अच्छी बात DUNO में लिखा है कि इंडिया इज़ लक्की टू रिसीव सोलर एनर्जी फॉर ग्रेट पार्ट ऑफ द ईयर। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट ड्यूरिंग अ ईयर इंडिया रिसीव द एनर्जी इक्वलेंट टू मोर देन 5,000 ट्रिलियन किलोवाट आवर। तो इससे इतनी एनर्जी मिलती है इंडिया को। अंडर क्लियर स्काई कंडीशन द डेली एवरेज वेरीज फ्रॉम 4 से 7 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर। सोलर एनर्जी रीच करती है यूनिट एरिया फॉर आउटर एज ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर एक्सपोज परपेंडिकुलरली टू द रे ऑफ सन। एवरेज डिस्टेंस अर्थ और कांस्टेंट रहना चाहिए सोलर के साथ, है ना। और 1.4 किलो जूल पर सेकेंड मिलता है, सोचो, और पर स्क्वायर मीटर। तो इतना हमें सूरज की रेडिएशन मिलती है। इंडिया को लक्की क्यों बोला गया है? क्योंकि बहुत से देशों में सूरज आता ही नहीं है,
या कम समय के लिए रहता है, या ज़्यादा धूप नहीं दे पाता है। तो ये क्या होता है, देखो एक एक्टिविटी करी गई है यहाँ पे। ब्लैक सरफेस क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है वाइट सरफेस के कंपैरिजन में, ज़्यादा हीट को। सोलर कुकर जो होते हैं, सोलर वाटर हीटर यूज़ दिस प्रॉपर्टी इन देयर वर्किंग, है ना। सम सोलर कुकर अचीव अ हाई टेम्परेचर यूजिंग मिरर to focus the ray of the sun. Solar cooker are covered with glass plate. Recall what we have learned ग्रीन हाउस गैस के बारे में। तो एक बार बताओ, जब तुम्हारे घर में चावल बनते हैं तो फिर एलपीजी का यूज़ होता है ना। यानी गैस सिलेंडर ख़त्म होता है, चावल बनते हैं, पानी गर्म होता है सर्दियों में, है ना, या फिर जो भी होता है एलपीजी का यूज़ होता है। तो सिलेंडर तो पैसों से आता है, मगर सूरज की रोशनी फ्री है ना। तो अगर चावल बनाने के लिए तुम्हें कुछ इस तरह का सोलर कुकर मिले तो क्या कितना आसान हो जाएगा, मतलब कितनी एनर्जी बचा दोगे, है ना। ये आइडिया तो अच्छा है मगर टाइम लगाता है, इसलिए लोग करेंगे नहीं, है ना। और या फिर हमें महंगी चीज़ ख़रीदनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे जो है चावल कैसे उग जा रहे हैं, तुम्हारे टीचर तुम्हें बनाने के लिए भी दे सकता है ये, ठीक है। इट इज़ ईजी टू सी दैट दीज डिवाइसेस आर यूज ओनली फॉर सर्टेन टाइम ड्यूरिंग अ डे। दिस लिमिटेशन ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी इज़ ओवरकम बाय यूजिंग सोलर सेल। तो सोलर सेल का इस्तेमाल करा जाता है, जो कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में, और वोल्टेज देते हैं, देखो लिखा हुआ है इसमें, जब सन में एक्सपोज होते हैं। और लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर सेल आर कंबाइंड विद द अरेंजमेंट कॉल्ड सोलर सेल पैनल। दे कैन डिलीवर इनफ एनर्जी फॉर प्रैक्टिकल यूज़। तो छोटे मोटे काम जैसे कि तुम्हारी स्ट्रीट लाइट जला के रखना, है ना, ऐसे कामों के लिए सोलर सेल एकदम बढ़िया है। द प्रिंसिपल एडवांटेज एसोसिएटेड विद सोलर सेल आर दैट दे हैव नॉट मूविंग पार्ट्स, रिक्वायर लिटिल मेंटेनेंस और वर्क क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। तो इतने बढ़िया हैं सोलर सेल विदाउट द यूज़ ऑफ एनी फोकसिंग डिवाइस। अनदर एडवांटेज इज दैट दे कैन बी सेट अप इन रिमोट एंड इनएसेसिबल हार्मलेट्स। अब गांव देहात में सोलर सेल लगा देंगे, कितना सही रहेगा, धूप तो पड़ती है वहाँ पे, है ना। Silicon which is used for making solar cell is abundant in nature but available for a special grade silicon to make solar cell is limited। तो देखो सिलिकन तो जैसे बोलते हैं ना, कोयले तो बहुत ज़्यादा है हमारे दुनिया में, मगर हीरा बहुत कम है। तो हीरा भी तो एक टाइप का कोयला ही होता है, तो वैसा ही बोल रहे हैं, सिलिकन बहुत ज़्यादा है मगर हमें जिस तरह का चाहिए वो लिमिटेड है। तो इन देखो अब थोड़ा बता रहे हैं कि क्या दिक्कतें हैं। द एंटायर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बहुत एक्सपेंसिव है। सिल्वर यूज फॉर इंटरकनेक्टिंग द सेल इन द पैनल फ्यूचर ऐड टू द कॉस्ट। तो हमारे पास यहाँ चांदी भी चढ़ता है इसमें। इन स्पाइट ऑफ हाई कॉस्ट एंड लो एफिशिएंसी, सोलर सेल साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में पहले से यूज़ होते आ रहे हैं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट, स्पेस प्रोब, मार्स ऑर्बिट यूज सोलर सेल एज मेंटेनिंग मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। तो तुम्हें पता चल गया होगा कि एनर्जी कहाँ से आती है। फ्यूल तो देते ही हैं हम, साथ में सोलर सेल भी होता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट वगैरह सोलर सेल का ही इस्तेमाल करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल, कैलकुलेटर और टॉय आर फिटेड विद सोलर सेल्स। सोलर सेल पैनल आर माउंटेड ऑन स्पेशल डिज़ाइन इंक्लूडिंग रूफटॉप्स, और more solar energy is incident over it and the domestic use of solar cell is limited due to high cost। मगर देखो घर पे डोमेस्टिकली कम यूज़ करते हैं क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है। सोलर सेल बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सारी कैलकुलेटर, टॉयज़ वगैरह में होता ही है। साथ में अंतरिक्ष में जाने वाली जो होते हैं वो भी फ्यूल सोलर सेल से ही लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम थे। 13 पॉइंट ये था सोलर एनर्जी के, ये सारे काम थे, ठीक है। हम बात करेंगे एनर्जी फ्रॉम सी, जो है नेक्स्ट क्लास से करेंगे, उसमें पूरे चैप्टर कवर कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ठीक है। एनर्जी फ्रॉम सी से पहले सोलर सेल हमने कर लिया है, एक बार उसकी पूरी रीडिंग लगा देना। चलो फिर।